नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। और यह जो लेक्चर है पीटी स्पेशल है यानी प्राथमिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यानी कहने का सही हुआ कि ARO एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यह लेक्चर भूगोल का। इसके अलावा एसपीएससी के अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के यानी यूपीएससी परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, साथ ही यूपीएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट 2025 के लिए, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप आधारित है। यह जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, उस पर आधारित है। इसके इंडेक्स का देख लें तो इसमें जो इंडेक्स है इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें जो कि पूर्व लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेक्चर प्लेलिस्ट में भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। इसमें जो दो टॉपिक यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जो दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर लेक्चर बनाए जा चुके हैं, उसमें पहली टॉपिक मूलभूत जानकारी पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है। इसके अलावा ब्रह्मांड यूनिवर्स पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद आज तीसरे जो टॉपिक इसमें है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानें, इस टॉपिक को देखते हैं इस लेक्चर में। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको आप देख सकते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ये 11 टॉपिक इसमें दी गई। और भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें तो ये जो है इसमें भी जो है 10 टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सारे टॉपिकों पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा देखें तो पूर्व के लेक्चरों में इस चैनल पर जो अपलोड किए जा चुके हैं वह बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जो ये बेस्ड ऑन माइंड मैप है इसी पर आधारित यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इस पर आधारित जो हिस्ट्री के अंतर्गत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में भी सारे लेक्चर उपलब्ध हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेस्ड ऑन माइंड मैप का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है या लेक्चर है सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं इस चैनल पर। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इससे पूर्व के लेक्चरों की जानकारी भी इस नोट्स में देख लेते हैं। इस लेक्चर में देख लेते हैं कि पूर्व के लेक्चर में जो नोट्स उपलब्ध है उसमें जो दिया गया यहाँ पर देखा जा सकता है। यानी इसमें जो बेस्ड ऑन माइंड मैप्स के जो नोट्स हैं उसमें देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी गई, इसमें भूगोल के विषय मूलभूत जानकारी, भूगोल विषय से संबंधित विद्वान और भूगोल के अध्ययन के स्रोत, कौन कौन से अक्षांश रेखाएं और इसके बारे में महत्वपूर्ण रूप से डिटेल में जानकारी दी गई है। अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं लैटिट्यूड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इंटरनेशनल टाइम जोन यानी ITZ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह किन देशों से होकर गुजरती है यानी कहाँ से होकर गुजरती है और 0 डिग्री की रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में दी जा चुकी है। विषुवत रेखा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद कटिबंध जो 4 प्रकार के होते हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मांड, दूसरे लेक्चर में हमने ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया था ना। यूनिवर्स के अंतर्गत जो है हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत जो बिग बैंग सिद्धांत था, हबल का नियम था, हिग्स बोसान का था जिसमें सत्यनारायण बोस बोसान थ्योरी पर आधारित थे, और खगोलीय पिंड के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहले हम आकाशगंगा को देखा। आकाशगंगा में मिल्की वे और इसकी मंदाकिनी जो है ये हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी जिसे गैलेक्सियों से जिसे गैलीलियो ने देखा था, हमने देख लिया है। और आकाशगंगा सबसे नजदीक मंदाकिनी देवयानी ये भी हमने देखा। आकृति के आधार पर जो यह है आपका सर्पिल है, दीर्घवृत्त है और ये अनियमित इनरेगुलर 3 प्रकार के जो होती हैं वो आकाश गंगाएं होती हैं, गैलेक्सी होती हैं। यानी हमारी जो गैलेक्सी उसको हम मंदाकिनी कहते हैं। और अपनी जो गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के जो बीच की डिस्टेंस है वो 2.2 प्रकाश वर्ष दूर जो है दूसरी गैलेक्सी, उसका नाम एंड्रोमेडा हमने कल के लेक्चर में विस्तार समझने का प्रयास किया था। इसके बाद हमने देखा था कि तारामंडल कौन होते हैं। इसमें सप्तऋषि, ओरियन, हाइड्रा, ध्रुव तारा, हरकुलिस। ध्रुव तारा को हमने देखने का प्रयास किया था कि हमेशा उत्तर दिशा में होते हैं। इससे हम ध्रुव तारा को देखकर रात में हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। इसके बाद तारों के बारे में विस्तार समझने का प्रयास किया। इसमें सूर्य एक तारा या स्टार्स है। चंद्रग्रह एस्टेरॉयड को हमने देखा और हमने देखा एस्टेरॉयड से लोनार झील महाराष्ट्र में बनी थी। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण एस्टेरॉयड उनके नाम को भी हमने समझा। इसके बाद धूमकेतु कोमेट्स कौन होते हैं। कोमेट्स जो होते हैं 76 वर्ष बाद क्यों दिखाई देते हैं। और कोमेट्स जो होते हैं धूमकेतु की पूछ सदैव जो सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, भी हमने समझा। इसका उल्कापिंड को हमने देखा। कृष्ण ब्लैक होल को देखा। इस ब्लैक होल में हमने चंद्रशेखर सीमा को समझने का प्रयास किया जिसकी रेंज 1.44 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने समझने का प्रयास किया। इसके बाद जो होते हैं कृष्ण क्षेत्र कौन, न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, ये हमने पूर्व के लेक्चर में। इसके बाद सौरमंडल सोलर सिस्टम को देखा। अपना जो सौरमंडल है उसका जो संपूर्ण केंद्र है वो सूर्य पर है यानी सन है। और सौरमंडल के बारे में जो हमने आंतरिक ग्रहों के बारे में देखा, जो प्रथम 4 आंतरिक ग्रह हैं और जो आखिरी के 4 बाह्य ग्रह के अंतर्गत हैं
और हमने समझने का प्रयास किया था कि जिसमें शनि है सबसे कम घनत्व इसी का, यानी जल से भी घनत्व कम शनि का, या जल पर तैर सकता है, तैरता है। इसके बाद सूर्य देखें तो सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है। इसके बाद उपसौर और अपसौर की घटनाएं कौन सी होती हैं? 3 जनवरी को जो होता है यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसे उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, इसे अपसौर कहा जाता है। इसके बाद सबसे छोटे ग्रह यानी 8 ग्रहों को हमने बारी बारी से देखा। तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है, साथ ही सबसे छोटा ग्रह भी है। इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी देखी। इसके बाद शुक्र ग्रह को हमने देखा। शुक्र ग्रह जो कि इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। साथ में यह पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह यही शुक्र है और यह क्लॉकवाइज चलता है। एक और अरुण भी क्लॉकवाइज चलता है। कनिका सेवा के यहाँ पर जो है सूर्योदय पश्चिम से और सूर्यास्त पूर्व में होगा या प्रतीत होगा शुक्र और अरुण पर। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद मंगल ग्रह को हमने देखा। मंगल ग्रह जो है इसको हम लाल ऑक्साइड की सतह पर लाल रंग लौ ऑक्साइड कारण होता है, इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी में पानी होने के कारण से नीला ग्रह के नाम जानते हैं, वैसे ही लाल ग्रह है। इसके बारे में मंगल ग्रह के बारे में सारी जानकारियां पूर्ण दे चुके हैं। इसके बाद ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी पूरे रूप से हम दे चुके हैं। यहाँ पर ये पीले ग्रह इनको नीला यानी ब्लू प्लेनेट के रूप में जानते हैं। पृथ्वी का रंग यहाँ उपस्थित पानी कण आकाश से नीला दिखाई देता है। बाद इसमें हमने बृहस्पति ग्रह को देखा, जो इसमें सबसे हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और यहाँ उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। अब यह सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या यहाँ पर नहीं बल्कि शनि में सर्वाधिक हो चुकी है और यह यानी 100 प्लस से ज़्यादा हो चुकी है वर्तमान में। इसमें पूरे लेक्चर में जो करंट अफेयर उसमें अपडेट किया गया है कि 100 से ज़्यादा और ये भी 100 के आसपास बृहस्पति में, लेकिन सर्वाधिक शनि में उपग्रहों की संख्या वर्तमान में हो चुकी है। इस पर चर्चा कर लिया है। इसके बाद अरुण को देख सकते हैं। इसके बाद वरुण सबसे दूर का दूरस्थ ग्रह, इसमें वरुण नेपच्यून है और सबसे जो मतलब कह सकते हैं कि दूसरा सबसे नज़दीक जो है वो अरुण है यानी यूरेनस। इसके बाद लास्ट में नेपच्यून है। सबसे दूर में प्लूटो था लेकिन उसको 2006 में जो है उसको हटा दिया गया, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में इसको ला दिया गया है। ये सारी जानकारी हम देख चुके हैं। चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है, इसके बारे में हमने विस्तार समझने का प्रयास किया। और ये प्लूटो जो 2006 से जो है ये बौने ग्रह की श्रेणी में आ गया है। इसके बाद चंद्र ग्रहण, यह आपका लूनर इलिप्स कब होता है ये हमने समझने का प्रयास किया था, यानी चित्र के माध्यम से भी यहाँ समझाने का प्रयास किया गया। 3 तरह के चंद्रग्रहण होते हैं। हमने विस्तार से इसमें समझा कि जब ये पृथ्वी जब आते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच में, और यह हमेशा जो होता है फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन होता है। इसी प्रकार से सोलर इलिप्स हमने चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास किया। ये अमावस्या का मतलब न्यू मून जो होता है उस दिन यह घटना घटती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। इसकी दशाएं इसमें देख सकते हैं। और कब इसमें क्रांति होती है, यानी संक्रांति कब होती है, तो 21 जून को होता है मकर संक्रांति। इसके बाद 22 दिसंबर को मकर संक्रांति और विश्व संक्रांति देखें 2 दिन होता है। 23 सितंबर शरद विश्व पर और 21 मार्च को बसंत विश्व, संपूर्ण पृथ्वी दिन बराबर होते हैं। आज के लेक्चर में देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों का। यह आज का लेक्चर महत्वपूर्ण इस टॉपिक पर आधारित होगा, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानें। जो इस टॉपिक यानी जो इस लेक्चर में कवर किया जाएगा इस नोट्स के माध्यम से बेस्ड ऑन माइंड मैप, उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें देखें सबसे पहले हम जो देखेंगे, सबसे पहले यह नोट्स आप देख लीजिए। इसमें जो भी नोट्स में निहित हैं सारी जानकारी लेक्चर में चर्चा की जाएगी। एक दृष्टिकोण पहले इसको आप देख सकते हैं। इस टॉपिक पर आधारित जो है ये सारी जो है जानकारी जो इस लेक्चर यानी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सारी जानकारी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित जो है जानकारी होगी नोट्स पर इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। इसमें हम दूसरे टॉपिक में भी पहुंच गए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहीं तक थी। दूसरी टॉपिक यानी इसमें जो है यह टॉपिक जो है अगली टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति, अगली टॉपिक है। इससे ऊपर यहीं तक जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यानी यहाँ तक हम जो इस लेक्चर में कवर करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये जानकारी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखें नोट्स के माध्यम से जो जानकारी दी गई उसमें देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो अप्राकृतिक है और दूसरा प्राकृतिक स्रोत है। यानी पृथ्वी की जानकारी जो देने वाले सोर्स हैं उसमें एक अप्राकृतिक है और दूसरा जो है प्राकृतिक सोर्स है। एक अननेचुरल है, दूसरा नेचुरल है। तो सबसे पहले अननेचुरल के अंतर्गत देखें नहीं अप्राकृतिक स्रोत कौन से हैं जो कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। तो अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत यह देखें तो आपका जो है पहला इसमें है घनत्व है, दूसरा दबाव है, तीसरा तापमान है और चौथा इसमें देखें बल्कि 3 ही इसमें जो है अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हैं। तो इन जानकारी इसमें देखते हैं कि अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या जानकारी है। तो घनत्व किस प्रकार से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। तो पृथ्वी के भूपटल का अधिकांश भाग अवसादी चट्टानों से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पृथ्वी का भूपटल है इसका अधिकांश भाग अवसादी चट्टानों से बना है। इसके नीचे आग्नेय चट्टानें हैं। इसके नीचे क्या है? अवसादी चट्टानों के नीचे क्या है? आग्नेय चट्टानें हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व यह है। घनत्व के अधिक होने की संभावित कारण यानी पृथ्वी का घनत्व जो है पृथ्वी के
पृथ्वी के अधिक घनत्व होने का संभावित कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग को भारी पदार्थों जैसे लोहा एवं निकेल का बना हुआ माना गया है। यानी जो है पृथ्वी के अधिक घनत्व होने का संभावित कारण क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो भारी पदार्थ जैसे लोहा और निकेल से बना हुआ है। इसका घनत्व हमने यह देखा। जो सौर मंडल के अध्ययन करते हुए देखे थे कि जो आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह में जो आपके हैं सूर्य के सबसे नज़दीक आपका जो है बुध है, इसके बाद शुक्र है, फिर इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद मंगल। ये जो 4 ग्रह जिनको आंतरिक ग्रह कहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व अपनी पृथ्वी का ही है। तो पृथ्वी के घनत्व के आधार पर ही जो हम ग्रहों की चर्चा करते हैं। और जो बाह्य ग्रह में 4 थे आपके, सबसे बड़ा जो है वह बृहस्पति, उससे छोटा जो है बृहस्पति से छोटा फिर शनि, शनि से छोटा जो अरुण, और अरुण से छोटा जो है वह वरुण था। और पृथ्वी 5वां आकार में, यानी देखें 5वां सबसे बड़ा ग्रह जो है वह पृथ्वी है, जिनको हम पानी को प्रतीत कारण नीला ग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दें कि अवसादी चट्टानें, भूपटल का अधिकांश भाग क्या है? अवसादी चट्टानों से बना है। और इसके नीचे क्या? आग्नेय चट्टान। इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे कि अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो पृथ्वी का भूपटल का अधिकांश भाग अवसादी के बारे में देख लेते हैं। यह किस प्रकार की चट्टान होती है? तो देखिए, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित, यानी प्राकृतिक जो कारक होते हैं द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान के अंतर्गत है, स्लेट भी है, कांग्लोमेट है, नमक की चट्टान भी अवसादी है, एवं सेलखरी भी अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है, यानी अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में कैसे बदलती हैं? तो सपिंड शिष्ट बनता है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में रूपांतरित होता है, सेल स्लेट में होते हैं, चूना पत्थर संगमरमर में, और लिग्नाइट कोयला एंथ्रोसाइट कोयला में रूपांतरित हो जाता है। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, यानी अवसादी चट्टानों में देखें तो लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और प्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी विष्णु की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे इसी पार्ट में कि अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी जानकारी हमने इसको समझने के लिए अवसादी चट्टान को देखी है। आग्नेय चट्टान को भी समझ लेते हैं, थोड़ा विस्तार इसको नहीं करते हैं। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। यानी आग्नेय जो होती है वह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। जैसे ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी आग्नेय है, पिग्माटाइट भी है, और डायोराइट और ग्रेबो जो है आग्नेय चट्टानों को उदाहरण है। आग्नेय चट्टानें स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, यानी आग्नेय चट्टानों में लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है, यानी जो बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और जो बेसाल्ट इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला जो अप्राकृतिक स्रोत देखते हैं पृथ्वी की जो संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है, वह घनत्व है। पहला हमने क्या देखा? पहला हमने घनत्व देखा, यानी घनत्व को डिफाइन कर लें तो D = m/v होता है, यानी डेंसिटी = मास बाई वॉल्यूम होता है। इसलिए इसका जो यूनिट होती है वह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसको CGS सिस्टम में देखें, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में देखें तो ये इसका जो यूनिट बनता है वह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन इसको MKS सिस्टम में या SI यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड या इंटरनेशनल सिस्टम में इसको देखें तो इसका यूनिट जो बनेगा वह kg/मीटर क्यूब होता है घनत्व का। दाब दूसरा देख लेते हैं। अप्राकृतिक स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो दबाव होता है वह जानकारी किस प्रकार से देता है? तो पृथ्वी के कोर पर अधिक घनत्व के लिए, पृथ्वी के कोर मतलब जो उसके सेंटर है, कोर है, पृथ्वी के कोर पर अधिक घनत्व के लिए आंतरिक दबाव को उत्तरदायी माना जाता है। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर गहराई तक दबाव स्थल की अपेक्षा, यानी पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर गहराई तक दबाव स्थल की अपेक्षा 13,000 गुना अधिक होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि यदि पृथ्वी की सतह पर यदि हम हैं तो इससे नीचे 50 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो यहाँ जो प्रेशर होगा, जो 76 सेंटीमीटर पारा के बराबर जो प्रेशर है वह यहाँ पर जाने का 76 का 13,000 गुना हो जाएगा, यानी काफ़ी अधिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 50 किलोमीटर नीचे जाने पर। तो ये दूसरी जानकारी दाब रही। जबकि दाब के बारे में हम जानते हैं कि प्रेशर = जो होता है, यानी P = होता है फोर्स बाई एरिया, यानी दाब बराबर जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगे बल को हम दाब कहते हैं। इसका मात्रक देखें तो N/m² जो होता है MKS या SI सिस्टम में होता है, इसका यूनिट दबाव का या दाब का। तापमान देखें ना, टेम्परेचर देखें, यह अप्राकृतिक स्रोत में तापमान भी आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत। तो इसमें देखिए पृथ्वी की वाह्य सतह के नीचे गहराई में जाने पर, यानी
पृथ्वी की वायु सतह से नीचे गहराई में जाने पर तापमान में औसतन 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। यानी 32 किलोमीटर यदि आप नीचे जाते हैं, यानी 70 से 32 किलोमीटर जाएंगे, तो जो भी टेम्परेचर है, यदि टेम्परेचर मान लेते हैं औसत टेम्परेचर जो यहाँ पर है 35 है, तो 32 किलोमीटर नीचे जाएँ तो वहाँ 36 हो जाएगा, ऐसे ये बढ़ेगा। लेकिन गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर धीमी हो जाती है, जितना आप गहरे जाएंगे तो उसमें वृद्धि की दर धीमी हो जाती है, वो 1 नहीं बढ़ेगा, 1 से कुछ कम लेकिन बढ़ेगा। इसका कारण रेडियो सक्रिय पदार्थों का केवल पृथ्वी की ऊपरी परतों में संकेंद्रण है, कारण भी यहाँ दिया है क्यों ऐसा होता है। अब इसके नेचुरल सोर्स पर देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत इसके नेचुरल सोर्स क्या हैं? ज्वालामुखी उद्गार है। इसके माध्यम से देखें तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय बड़ी मात्रा में लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले मैग्मा से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। यानी ज्वालामुखी उद्गार से निकले जो मैग्मा निकलते हैं, निकले मैग्मा से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। और यही जो मैग्मा या लावा जो होता है, इसी के जमने से आग्नेय चट्टान बनती है, जिसको हमने ऊपर समझ लिया था। तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा मैग्मा निकलता है, वो जम जाता है तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। और आगे इसमें देखते हैं तो यह है भूकंपी तरंगें। प्राकृतिक स्रोत में भूकंपी तरंगें भी आती हैं। इसके अंतर्गत भूकंपी तरंगें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक जो होती है भूकार्विक तरंगें होती हैं, इसको P व S तरंगे कहते हैं। दूसरी धरातली तरंगें होती है, इसे L तरंगे कहते हैं। इस पर हम विस्तार चर्चा करेंगे भूकंपों के बारे में। यहाँ पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देख रहे हैं, इसलिए इस पर विस्तार नहीं करते हैं। तो भूकंपी तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, और ये भी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देती हैं भूकंपी तरंगें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस इतना जानकारी से समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम भूकंप को ही समझ लेते हैं। तो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसमें सिस्मोलॉजी कहलाता है। यानी जो भूकंप का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप 3 तरह के कंपन होते हैं। यहाँ 2 तरह का कंपन दिया गया है। प्राथमिक अथवा पी तरंगे। इसमें जो पी तरंगे का मतलब प्राइमरी तरंगे होती है, पी वेव्स होती हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, और इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी तरंग देखें, द्वितीयक अथवा एस तरंगे। एस तरंगे जो होती है सेकेंडरी वेव्स होती हैं, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद सतही अथवा एल तरंगे, यानी सतह पर होती है एल तरंगे। इन्हें धरातली या लंबी तरंगों के नाम से पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव के नाम से भी, यानी एल से जो लव ने खोज किया था, तो लव इनको एल, यानी कई बार इनको लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। अन्य नाम इसका आर वेव्स यानी रे लाइट वेव होते हैं। ये तरंगे मुख्य धरातल तक ही सीमित रहते हैं। ये ठोस तरल तथा गैस तीनों में माध्यम में गुजर सकती हैं। इसकी देखें तो 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी जो तीव्रता होती है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ, यानी अध्ययन तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत होता है, लेकिन इन तरंगों को जो नापते हैं भूकंपी तरंगों सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रेखांकित किया जाता है। चर्चा चलिए तो यहाँ ज्वालामुखी को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो ज्वालामुखी क्या होती है? ज्वालामुखी जो है भूपटल पर, यानी पृथ्वी की जो भूपटल है पर, वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, इसे सिंडर कहते हैं। उद्गार से निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत देखें तो स्ट्राबेली जो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप में अवस्थित है। इससे सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। दूसरा प्रसूत ज्वालामुखी होती है, तीसरा शांत ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी वाले पार्ट में हम इसमें से विस्तार चर्चा करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी सा इसको विस्तार कर लिया है। अब इसमें देखते हैं पृथ्वी की रासायनिक संगठन, विभिन्न परतें। पृथ्वी के रासायनिक संगठन क्या और उसकी विभिन्न परतें क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एडवर्ड स्लेव ने रासायनिक संगठन के आधार पर मुमकिन प्रकार से वर्गीकरण किया था। पहला जो है सियाल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से सियाल है। अवसादी चट्टानों के नीचे सियाल परत, यानी अवसादी चट्टान में देखा भूपटल पर हमने देखा कि अधिकांश भाग जो अवसादी चट्टानों से बना है। तो अवसादी चट्टानों के नीचे, यानी इसके नीचे जो है सियाल परत है। और हमने देखा अवसादी चट्टानों के नीचे क्या था, वहाँ आग्नेय चट्टानें थी। तो ये सियाल परत है। सियाल का मतलब ये होता है, सियाल परत का मतलब हुआ सियाल यानी AL है, यानी इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाई जाती है। इन्हीं दोनों को मिलाने से सियाल है। यानी इसमें CaSi से जो ये सिलिकॉन है, Al से इसमें एल्युमिनियम है, यही सियाल है। तो अवसादी चट्टानों के नीचे क्या मिलता है? सियाल, यानी सिलिका एल्युमिनियम पाया जाता है। ये नाम से स्पष्ट है। सियाल का मतलब यहाँ कोई वर्ड नहीं, बल्कि इसमें Si जो है सिलिका है और Al इसमें एल्युमिनियम है। औसत गहराई जो परत पाई जाती है सियाल, यह 50 से 300 किलोमीटर सियाल है। प्रकृति इसका अम्लीय होता है। निर्माण ग्रेनाइट शैल से होता है।
महाद्वीपों का निर्माण सियाल से हुआ है, यानी जितने भी महाद्वीप हैं, यानी 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों का निर्माण जो हुआ है उस सियाल से हुआ। अक्सर पूछ सकता है कि सियाल क्या है, तो इसे सिलिका एल्यूमिनियम है, ऊपरी परत है, यह ऊपरी परत इसकी सियाल। महाद्वीपों का निर्माण इसी सियाल से हुआ है। इसको और विस्तार थोड़ा समझते हैं तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो पूर्ण रूप से गोल तो नहीं है, थोड़ी चपटी भी है, तो मान लेते हैं पृथ्वी है, तो एक ऊपरी परत है। ऊपरी परत को मतलब इस प्रकार से हम ये मान लेते हैं 3 भागों में बांट लेते हैं। तो पहला जो ये भाग है यानी ये भूपटल है, और ये चलो भाग सियाल इसका होगा, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। दूसरा ये जो भाग है, दूसरा भाग जो बना है इसका सियाल के बाद, दूसरा भाग को हम सीमा कहते हैं, यानी सीमा का मतलब ये हो गया SiMa, मतलब यहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम होगा सीमा। और तीसरा जो अंतिम भाग इसका कोर भाग है वो निफे है। निफे का मतलब होता है NiFe, मतलब निकिल और आयरन। निकिल और आयरन से इसका कोर भाग या केंद्रीय भाग निफे मतलब निकिल और आयरन है। मध्य वाले भाग सीमा है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। और ऊपरी भाग इसका जो सियाल है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। तो दूसरे भाग को सीमा को इसमें देख लेते हैं। सीमा का मतलब यही है सिलिका यानी Si और मैग्नीशियम ये सीमा है, यानी SiMa, EMG यहाँ पर है सीमा। तो ये सीमा जो है इससे हमने देख लिया ये किससे बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। सियाल के नीचे सीमा परत होती है, यानी सबसे ऊपरी परत सियाल रहा, उसके नीचे जो होती है वो सियाल परत है। गहराई इसका 1000 से 2900 किलोमीटर तक, घनत्व इसका 2.90 से 4.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक इसका डेंसिटी है, यानी इसका घनत्व याद रखना है। इसका घनत्व जो है यह है सीमा का। यह परत बेसाल्ट शैलों की है। यह परत भी देखें तो बेसाल्ट शैलों की, इसमें क्षारीय अंश की प्रधानता होती है, यानी बेसाल्ट शैलों में देखा बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये बेसाल्ट शैलों का है, यानी इस सीमा क्या है, इसमें बेसाल्ट है, इसमें क्षारीय अंश ज़्यादा होती है। अभी हमने देखा जो ऊपर वाला था उसमें जो आपका अम्लीय प्रकृति, यानी ये जो आपका है सियाल है ये अम्लीय प्रकृति है, और उसके नीचे जो सीमा है यह क्या है, अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति है, क्षार है, यानी बेस है। या मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेट मिलते हैं सीमा परत में। आखिरी जो इसके निफे है, निफे को भी समझ लें, इसमें निकिल यानी NiFe, इसी से निफे बना है। यह परत जो है सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत निफे पाई जाती है। गहराई इसका 2900 किलोमीटर की गहराई, 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक जो है ये निफे है। घनत्व इसका बहुत ज़्यादा है, यानी 11 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनत्व के रूप में देखें तो इसका घनत्व सबसे कम जो होगा वो आपका सियाल का होगा, उससे ज़्यादा सीमा का होगा, सबसे ज़्यादा निफे का होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहे की उपस्थिति पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को प्रमाणित करती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, लोहे की उपस्थिति जो है पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को प्रमाणित करती है। कहने का आशय ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग इसका जो होगा भूपर्प पट्टी होगा, यानी क्रस्ट होगा। दूसरा आवरण या मेल्टन होगा। तीसरा केंद्रीय भाग होगा, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। भौतिक दिशा के आधार पर देखेंगे आगे यहाँ पर। लेकिन जो हमने देखा भूपर्प पट्टी यानी क्रस्ट देखा, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्प पट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक क्षेत्र है। यह मुख्यतः विशाल चट्टानों से बना होता है। इसके 2 भाग होते हैं, सियाल और सीमा, यानी भूपर्प पट्टी का 2 भाग, यानी इसमें विशाल से बना रहेगा भूपर्प पट्टी, और इसमें सियाल और सीमा होता है। सियाल और सीमा को हमने देख लिया है।